अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। ऐसा सा ही कहते हुए लग रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान को छोड़ के जा रही हैं। पहले जनरल मोटर्स, उसके बाद मोटरसाइकिल कंपनी हार्ली डेविडसन और उसके बाद फोर्ड, सब इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। क्या मतलब है? इन तीनों ने ही इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। जाहिर सी बात है, जब कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है तो वो इंडिया में बनने वाले सारे मॉडल्स को भी बंद कर। कंपनी का कहना है कि वो अपने सर्विस पार्ट को और वारंटी को ऑनर करती रहेगी, यानी कि उसके बाद भी ये सब काम चलते रहेंगे। फोर्ड के इंडिया में 2 प्लांट है, एक गुजरात में और एक तमिलनाडु में। गुजरात का जो सानंदगढ़ प्लांट है वो इस साल के अंत में बंद हो जाएगा और चेन्नई का इंजन एंड व्हीकल असेंबली प्लांट अगले साल के बीच में बंद, यानी कंपनी उस पर ताला लगा दी। फोर्ड को पिछले 10 सालों में लगभग $2 बिलियन का नुकसान हुआ और $0.8 बिलियन का तो उसने राइट डाउन किया है 2019 में। अब कंपनी ने एंटी नेशनल वाली बात कर दी। अब वो कह रही है कि इंडिया में जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उसको बहुत अच्छे नहीं लगे और वो फ्यूचर के बारे में कोई बहुत ज्यादा अपबीट भी नहीं है, इसलिए उसने मन बना लिया कि वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। अरे नेहा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन कस्टमर्स का क्या होगा जिनके पास फोर्ड की व्हीकल्स हैं, और फोर्ड में काम करने वाले एम्प्लॉइज और जो फोर्ड की फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं उनका क्या होगा। फोर्ड की एक चेन्नई में बिजनेस सोल्यूशन टीम भी है। कंपनी का कहना है कि वो उसे अब बढ़ाएगी और फोर्ड की बाहर बिकने वाले मॉडल्स और ईवी को इंडिया में लेके आएगी। 11,000 लोग काम करते हैं फोर्ड में और 4,000 लोग तो सीधे इफेक्टेड होंगे। अब थोड़ा हकीकत में बात करें तो जो फोर्ड के दोनों प्लांट हैं जो 4 लाख यूनिट के थे वो सिर्फ 20% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे और उसमें से भी आधा एक्सपोर्ट हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी गाड़ियां। इसके अलावा जो लोग डीलरशिप में काम करते हैं जो लगभग 40,000 के आसपास है, उनका क्या होगा। डीलर्स जिन्होंने इतना सारा पैसा लगाया है उनका क्या होगा। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हालांकि कंपनी ने काफी मेहनत करी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, पर इंडिया का मार्केट प्राइस कॉन्शियस मार्केट और उसमें सुजुकी का 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। भारत वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है और 30 मिलियन लोगों को हमने रोजगार भी दिया हुआ है। सबसे मजेदार फैक्ट है कि जो नई कंपनियां आ रही हैं जैसे MG मोटर्स वगैरह, उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, पर पुरानी जो कंपनियां हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। इससे पहले लास्ट सितंबर में मोटरसाइकिल जायंट हार्ली डेविडसन ने भी इंडिया को बाय कर दिया था, पर सरकार तो कह रही है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर ये क्या मतलब। चलिए हमें क्या करें। कंपनी ने पहली बार अमेरिका के बाहर कहीं प्लांट लगाया, पर इंडिया में असेंबल्ड बाइक पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से उसकी बाइक अपनी कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा महंगी हो गई। ये सबसे बड़ा कारण था। बाद में कोविड ने कंपनी को मजबूर किया कि वो अपने डिसीजन को जल्दी से जल्दी ले। अरे गीता माँ, आप भी अप्रैल-जून 20 में कंपनी को लगभग $96 मिलियन का नुकसान हुआ। अब यहाँ पे ये कंपनी भी एंटी नेशनल हो गई। आगे की डिमांड की बहुत अच्छी संभावना न देखते हुए कंपनी ने भारत से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? ए वल्लू बता इसे बता। 2019 में फिएट ने भारत को गुड बाय कहा था। कंपनी भारत में कुछ सबसे पुरानी कार कंपनियों में से एक थी। 1997 में वो टाटा मोटर्स के साथ बिडू बनी। इंडिया में आने के बाद फिएट को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, पर बाद में कॉम्पिटिटर के आने के बाद से उसकी सेल गिरती चली गई। पहले सेल गिरी और उसके बाद कंपनी बस हो गया। और कंपनी ने भारत को गुड बाय कर। अमेरिकन ऑटोमोबाइल जायंट जनरल मोटर्स ने 2017 में इंडिया को अलविदा कहा था। ये क्या लगा देते हो? अरे यार, अच्छा चलता हूँ वाला गाना चलाना है। चलिए कोई बात। ओपेल से शुरुआत करने वाली जनरल मोटर्स ने 2003 में शेवरले ब्रांड लॉन्च किया। कंपनी के कुछ मॉडल बहुत लोकप्रिय हुए, पर वो कंपनी को बचा नहीं पाए। इसके बाद जनरल मोटर्स ने भी एंटी नेशनल वाली बात कह दी। कंपनी ने नॉन प्रॉफिटेबल ऑपरेशन से निकलने का निश्चय किया। इसके अलावा आयशर, पोलरिस, मल्टिक्स और यूए मोटरसाइकिल्स भी भारत को छोड़ के जा चुकी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? सोचने वाली बात यह है कि क्या कारण है कि ये बड़ी बड़ी फर्म इंडिया में कोई स्कोप नहीं देखती। हालांकि हमारी सरकार गला फाड़ फाड़ के बता रही है कि सब चंगा सी और हमारे यहाँ सुपर ग्रोथ हो रही है, पर हकीकत कुछ और भी है। जानने वाली बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7.1% है। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है। 2016 में सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया और रात में 8 बजे लॉकडाउन कर दिया। ये क्या लिख दिया है? लॉकडाउन नहीं, डिमो में नोट बंद हुए थे। लॉकडाउन में इकोनॉमी बंद हुई थी। मगर इतना सेंटी क्यों हो रहा है? 500 और 1000 के नोट जो हमारी मनी सप्लाई का 86% है, उसको सरकार ने रात 8 बजे बंद कर दिया। अब किसी का 86% खून निकाल लें तो क्या होगा? बिल्कुल वही हाल हमारी इकोनॉमी का हुआ और उस मास्टर स्ट्रोक का असर हम आज तक देख रहे हैं। हमारा 80% से ज्यादा वर्कफोर्स आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है और वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ। पहले काम धंधों पे फर्क पड़ा, उसके बाद उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको लोग निकालने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगी और बेरोजगारी बढ़ने से फिर लोगों के पास पैसों की कमी होने लगी। हाथ में आने वाली इनकम यानी कि डिस्पोजेबल
डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई और जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो गई। मजबूरी में आटा गीला, अब लोग सिर्फ जरूरी चीजों पे खर्च करने लगे और गाड़ियों की बिक्री पर सीधा और बहुत गहरा असर हुआ और गाड़ियों की डिमांड कम हो गई और रिसेशन आ गया। What's your problem with it? इधर पेट्रोल और डीजल बराबर महंगे होते रहे, जिसकी वजह से गाड़ी की रनिंग बहुत महंगी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद भी सरकार ने उसका फायदा कभी कस्टमर्स को नहीं दिया। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें शतक मार रही हैं। वाहन की रनिंग कॉस्ट के साथ उसकी मेंटेनेंस भी बहुत बढ़ रही है। लोन के इंटरेस्ट रेट और इंश्योरेंस के बढ़े प्रीमियम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जेब में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस 40% तक बढ़ा है। नए वाहनों की कीमत में 10% का इजाफा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार अब बम्पर टू बम्पर कवर लेना पड़ेगा, यानी कि कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ मोटर ओन डैमेज इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पैकेज जो है, जो डीलरशिप पे मिलेगा, उसका प्रीमियम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से 3 गुना ज्यादा होगा। व्हीकल्स का फाइनेंस ज्यादातर एनबीएफसी के द्वारा होता है। IL&FS की क्राइसिस के बाद उसने लोन और डिपॉजिट पर डिफॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से कैश की कमी होगी। इस हवा का असर पूरी इंडस्ट्री पे हुआ और पूरी इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल क्रंच हो और कोई इससे बच नहीं पाया और गाड़ियों के लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसका सीधा असर गाड़ियों की सेल पे पड़ा। कोविड से पहले 80% गाड़ियां फाइनेंस की जाती थी। 4 घंटे की नोटिस पे दिए गए लॉकडाउन ने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म कर दिया। जो बैंकें पहले 80 से 85% फाइनेंस करती थी, वो गाड़ी के प्राइस का 65 से 70% लोन ही अब दे रही है। जैसे 2 व्हीलर्स के लिए 70% ऑन रोड प्राइस की फाइनेंसिंग थी, जो 40 से 45% ऑन रोड प्राइस पर आ गया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। गाड़ियों की मार्केट के लिए एनबीएफसीज कितनी जरूरी है, ये इस बात से ही पता चलता है कि इंडिया के रूरल मार्केट में, यानी ग्रामीण इलाकों में 50% वाहन एनबीएफसी के द्वारा फाइनेंस होते हैं। 70% 2 व्हीलर्स और 60% कमर्शियल व्हीकल भी एनबीएफसी के द्वारा ही फाइनेंस होते हैं। आप समझे? ज्यादातर गाड़ियां जीएसटी के 28% वाले स्लैब में ही आती हैं, कुछ 18% में भी आती हैं। इसके अलावा 1 से 22% कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। राज्य सरकारें भी अपनी टैक्स लगाती हैं, जिससे गाड़ियां महंगी हो जाती हैं और आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। कंपनियों का यह भी कहना है कि भारत में टैक्स का रेट काफी ज्यादा है। चीन में 13%, जापान में 10% और जर्मनी में 19% ही है। आपदा को अवसर में बदल दिया। पिछले 2 साल से कोविड ने सबकी कमर तोड़ दी है, तो सरकारी सपोर्ट तो लाजमी ही है। नौकरियों के जाने से और जीडीपी की ग्रोथ कम होने से हमारी परचेजिंग पावर में भी इफेक्ट पड़ा है। सड़कों का ट्रैफिक जाम, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से। माइंड योर लैंग्वेज। क्या आयला मतलब क्या? उधर पार्किंग की दिक्कत ने लोगों को ऐप बेस्ड सर्विस जैसे ओला और उबर की सर्विसेज को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सर्विसेज काफी किफायती भी साबित हुई हैं और कन्वीनियंट भी साबित हुई हैं, पर इसका सीधा असर हमारी गाड़ियों की सेल पे पड़ा है। अगर हम एमिशन की बात करें तो भारत स्टेज 4 से 6 में जाने की वजह से भारत स्टेज 4 की गाड़ियों की सेल में काफी इफेक्ट पड़ा था। सरकार ने 2016 की जनवरी में निर्णय लिया कि अब वो 5th स्टेज में नहीं जाएंगे, अब सीधे के सीधे 6 पे चले जाए। हमारी सरकार को कोई कम समझ रहे हैं आप? इससे NOx का एमिशन पेट्रोल में 25% और डीजल में 68% तक कम होगा। साथ में PM अरे क्या फोटो लगा दी। साथ में PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन भी 80% तक कम होगा। इसीलिए लोगों ने BS6 कंप्लायंस व्हीकल्स का वेट किया, पर ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी थी। इसी की वजह से डीजल में छोटी गाड़ियां बंद हो गई, क्योंकि उनकी कॉस्ट लगभग 75,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ गई, जबकि पेट्रोल के व्हीकल में ये इजाफा 25 से 30,000 तक था। ऐसा माना जा रहा है कि ऑटो और ऑटो पार्ट्स कंपनीज को लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को एकदम से लगाना इतना आसान काम नहीं। DPF को बोनट में लगाने के लिए कार को रीडिजाइन करना पड़ेगा। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? जिससे गाड़ियां 4 मीटर मार्क से बड़ी हो जाएंगी और उन पे मिलने वाला एक्साइज बेनिफिट खत्म हो जाएगा। इसने सेल को काफी प्रभावित किया। एक्सपर्ट का मानना है कि कम से कम 6 से 7 साल का टाइम दिया जाना चाहिए था कार मैन्युफैक्चरर्स को। अब हमारी सुविधा की वजह से हर जगह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के होने की वजह से गाड़ियों में माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। गाड़ियों में इस बदलाव से इंजन काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी सर्विस करना आगे और मुश्किल होता जाएगा। हमारी सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाले वाहनों पर जोर दे रही है और इनके एनकरेजमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार 2030 के 100% के अपने लक्ष्य से अब नीचे आ गई है और उसने डिसाइड किया है 30% प्राइवेट कार्स, 40% बसेस और 80% 2 और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। और इन सब के लिए सरकार काफी छूट भी दे रही है। 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल दोनों बढ़ा दिया गया है। कैब्स के लिए 10,000 और रिन्यूअल के लिए 20,000, जो पहले 1,000 रुपए था। मतलब कान को घुमा के पकड़ा है। कोविड ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया है और सीएम के अनुसार सारे सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ की। लॉकडाउन की वजह से हर जगह कमी महसूस की। पैसेंजर व्हीकल्स, 2 और 3 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स सब में फॉल आया है और लगभग 3.5 लाख लोगों की नौकरी भी चली गई। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 2 व्हीलर्स की सेल 2014-15 के लेवल पे पहुंच चुकी है। 3 व्हीलर्स की सेल 19 ईयर्स के सबसे
नीचे स्तर पर है। कमर्शियल व्हीकल 11 साल के सबसे निचले स्तर पर। जनवरी में हुई रिकवरी को कोविड की सेकेंड वेव ने खत्म कर दिया। 10 साल की विकास दर भी घट गई है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि जो सरकार कर रही है वो काफी नहीं है और उसे काफी कुछ करना चाहिए। कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ काफी प्रभावित हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि हमें वापस उसी लेवल पे जाने में काफी मुश्किल होगी। लोगों की रियल इनकम कम हो गई है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। बहुत सारे लोग जो गरीबी से निकल गए थे अब फिर से वापस पॉवर्टी में पहुंच गए हैं। ऐसे में डिमांड का रिवाइव होना और वो भी कारों के लिए थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। इन कंपनियों का भारत से एग्जिट अन्य इन्वेस्टर्स के मन में भी शंका पैदा करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों का बाजार से जाना कस्टमर के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तो उन्हें वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगी, दूसरा उन्हें अच्छे अच्छे फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। बाजार में कंपटीशन कम होने से कस्टमर्स को बहुत सारा नुकसान होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कंपनी भारत से एग्जिट होकर गई है वो विश्व के टॉप 10 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। ज्यादातर टॉप ब्रांड्स इंडिया में आके स्ट्रगल ही कर रहे हैं अब तक। सरकार को चाहिए कि हमारे जीडीपी के इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर को अपना सहयोग प्रदान करे और इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ के लिए इनको मदद करे, वरना कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि ये बाजार भी हमारी टेलीकॉम बाजार की तरह हो जाए। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।